नमस्कार, आई एम डॉक्टर स्काई शर्मा, स्पाइनल फिजिकल थेरेपिस्ट। आज का हमारा वीडियो है, उसका टॉपिक है स्पाइनल स्टिनोसिस। स्टिनोसिस क्या होता है, क्यों होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं ये बता दूं कि स्पाइनल स्टिनोसिस बैक पेन की आपकी बहुत बैक पेन का एक बहुत कॉमन सा कॉज है स्टिनोसिस। लेकिन अगर आपका बैक पेन स्लिप डिस्क शाटिका या लिस्टेसिस की वजह से नहीं होकर स्टिनोसिस की वजह से है, तो आपका एंटायर रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल, आपका पूरा ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। तो अगर आपको बैक पेन है तो आप उस बैक पेन के रीज़न को पहले आइडेंटिफाई करें, उसके बाद ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपको लगता है कि बैक पेन है तो उसका ट्रीटमेंट सेम नहीं हो सकता जब तक आपको ये नहीं पता हो कि आपका बैक पेन का रूट कॉज क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल स्टिनोसिस क्या होता है, उसके रीज़न क्या है, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या क्या स्पाइनल कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से स्टिनोसिस डेवलप हो सकता है, स्टिनोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है, स्टिनोसिस को डायग्नोस कैसे किया जाता है। ये सब समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पाइनल स्टिनोसिस के बारे में। अगर मैं बात करूँ स्पाइनल स्टिनोसिस की, तो स्टिनोसिस का मतलब है नैरोइंग। आपका ये सेंटर स्पाइन है, ठीक है, ये स्पाइन का फ्रंट है, ये बैक है। जहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड पास होता है वो कैनाल आपकी सेंटर कैनाल है। उस कैनाल की अगर नैरोइंग हो जाए तो उसको बोलते हैं स्पाइनल स्टिनोसिस। हम जो बात कर रहे हैं वो लंबर कैनाल स्टिनोसिस की बात कर रहे हैं कि आपकी जो लोअर 5 सेगमेंट है, L5, 4, 3, 2, 1, यहाँ ये जो 5 सेगमेंट है, यहाँ जो आपका सेंटर कैनाल है, अगर उसका नैरोइंग हो जाएगा तो उसको स्पाइनल स्टिनोसिस बोलते हैं। और उस स्टिनोसिस की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो स्टिनोसिस होने के क्या रीज़न हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपका ये जो सेंटर कैनाल है इसका नैरोइंग हो गया तो वो हो जाता है सेंटर कैनाल स्टिनोसिस। वहीं हम दूसरा बात करते हैं फोरामिनल कैनाल स्टिनोसिस या लेटरल रेसिस स्टिनोसिस। इसका मतलब है अगर सेंट्रल कैनाल है उसका नैरोइंग हुआ है तो दैट इज सेंटर कैनाल स्टिनोसिस। लेकिन यहाँ जो आपको साइड से दिख रही है, येलो कलर की दिख रही है, ये आपकी स्पाइनल की एग्जिटिंग नर्व रूट्स होती हैं। तो एक तो सेंटर से जहाँ से आपका कोड पास हो रहा है वो सेंटर, आपका जो स्पाइनल कोड है वो L1 L2 वर्टिब्रा के पास में खत्म हो जाता है, लेकिन बंचेस ऑफ नर्व फाइबर्स वहाँ से पास होते हैं। अगर इस सेंटर कैनाल का, ये कैनाल है, इस सेंटर कैनाल का अगर नैरोइंग हो रहा है तो वहाँ पर जो नर्व रूट प्रेस होते हैं आपका सेंटर कैनाल में, तो उसकी वजह से नैरोइंग की वजह से जो होगा वो होगा सेंटर कैनाल स्टेनोसिस। और अगर वही आपका नैरोइंग यहाँ साइड में होगा, ये साइड में आपको छोटे छोटे होल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ गैप जहाँ से आपकी ये येलो कलर की एग्जिटिंग नर्व रूट्स निकल रही हैं, स्पाइन के ही पार्ट से साइड से आपकी नर्व की कुछ ब्रांचेस निकलती हैं। ये ब्रांचेस जहाँ से निकलती हैं वहाँ छोटे छोटे फोरामिनास है। अगर यहाँ पर नैरोइंग होती है तो इनको बोलते हैं फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस। तो सेंटर कैनाल स्टेनोसिस है कि आपका मेन जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है उसका नैरोइंग हो गया। फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस है अगर आपके साइड से दो फोरामिनाज होते हैं, हर वर्टिब्रा के लेवल पे दो फोरामिना होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। दो नर्व रूट निकलती है, राइट एग्जिटिंग नर्व रूट, लेफ्ट एग्जिटिंग नर्व रूट। तो वहां पर अगर नैरोइंग हुआ है साइड के लेवल पर तो उसको हम बोलते हैं फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस। तो ये होगा स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस की टाइप। अब हम बात करें अगर कॉजेस की, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस की कॉजेस क्या है, तो कॉजेस में सबसे पहला है आर्थराइटिक चेंजेस या डिजेनरेटिव चेंजेस। क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एज प्रोग्रेस कर रही है, आप 50-60 एज में है या उससे ज़्यादा आपकी एडवांस एज हो चुकी है, तो उसकी वजह से आपकी स्पाइन में आर्थराइटिस चेंजेस हो जाते हैं। जैसे आपकी जॉइंट्स का नी का आर्थराइटिस होता है, आपके स्पाइन में भी आर्थराइटिक चेंजेस होते हैं। आपका ये जो बोन के ब्लॉक्स हैं, अगर मैं ये बात करूं आपका साइड से, आपका साइड से दो ब्लॉक लिए मैंने L4-5, तो यहाँ साइड से छोटे छोटे बोन्स पर निकलना शुरू हो जाते हैं। ये आपका सेंटर कैनाल है, ये L4 L5 है, ये बीच में आपकी डिस्क है, ठीक है। अगर आर्थराइटिस वाले चेंजेस हैं, आपके यहाँ से बोन्स पर निकलना शुरू हो गया, तो ये जो कैनाल है सेंटर कैनाल, उसका नैरोइंग हो जाता है। तो स्टिनोसिस का एक रीजन है डिजेनरेटिव चेंजेस, आर्थराइटिस वाले चेंजेस या बोन्स पर हो जाता है उसकी वजह से। सेकंड है एक्यूट स्लिप डिस्क। अगर मैं बात करूं कि ये डिस्क आउट हो गई अपनी जगह से, तो ये इस कैनाल में आ जाती है। जब एक्यूट स्लिप डिस्क होता है उसकी वजह से ये आउट हुई और ये कैनाल का नैरोइंग हो जाता है, स्पेस कम हो जाता है, सेंटर कैनाल का स्पेस कम हो जाता है, स्लिप डिस्क
होने की वजह से, डिस्क के आउट होने की वजह से, तो इसकी वजह से भी आपको स्पाइनल स्टीनोसिस हो सकता है। थर्ड रीजन है फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी। क्या होता है, आपके एक बोन के ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से जोड़ने के लिए ये जो साइड में होता है, ये फैसेट्स होते हैं। ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे वाले ब्लॉक से जोड़ने के लिए साइड में छोटे छोटे इस तरह के एक्स्ट्रा मार्जिन्स होते हैं जिन्हें हम फैसेट जॉइंट बोलते हैं। ये दोनों साइड पे फैसेट होते हैं, सुपीरियर फैसेट, इंफीरियर फैसेट। एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से जहाँ ये जोड़ा जाता है उसको हम बोलते हैं फैसेट जॉइंट। जब इस फैसेट जॉइंट की आर्थ्रोपैथी होती है तभी भी सेंट्रल कैनाल का नैरोइंग होता है। तो अगर आपका डिस्क आउट हुआ है, डिजेनरेटिव चेंजेस हुए हैं या बोन स्पर बन गया है, एक्यूट स्लिप डिस्क हो गई है, या फिर आपका फैसेट जॉइंट ये है आपका, ये अपर वर्टिब्रा, ये लोअर वर्टिब्रा, और ये फैसेट आप इसको कह सकते हैं, ये अपर वर्टिब्रा का लोअर फैसेट एंड लोअर वर्टिब्रा का अपर फैसेट। यहाँ पर जो फैसेट जॉइंट बन रहा है, इस फैसेट जॉइंट की आर्थ्रोपैथी की वजह से भी यहाँ पर सेंट्रल कैनाल का स्टेनोसिस हो जाता है। तो ये भी एक रीजन है, लिस्थेसिस। अगर आपका ये बोन का ब्लॉक ही शिफ्ट हो जाए, डिस्क नहीं, आपका पूरा ब्लॉक शिफ्ट हो जाए फॉरवर्ड या बैकवर्ड, उसकी वजह से भी कैनाल का नैरोइंग हो जाता है। तो वो भी एक रीजन है आपका, लिस्थेसिस भी एक रीजन है स्टेनोसिस का। लिगामेंटम फ्लेवम थिकनिंग, ये क्या होता है, आपका ये फ्रंट है, ये बैक है। अगर मैं इस तरह से खड़े हो जाऊं, ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा बैक है, तो ये बोन का ब्लॉक है, बीच में डिस्क है। यहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, ठीक है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। इस स्पाइनल कॉर्ड के एग्जैक्टली पीछे ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपका लिगामेंटम फ्लेवम होता है। ये लिगामेंटम फ्लेवम जो होता है आपके स्पाइन को प्रोटेक्ट करके रखता है और आपके स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट पोस्टीरियरली होता है, पीछे की तरफ। अगर ये मेरा सेंट्रल कैनाल है और यहाँ से लिगामेंटम फ्लेवम पास हो रहा है, अगर इस लिगामेंटम फ्लेवम की थिकनिंग हो जाती है, ये थिक हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये थिक होगा तो इस तरफ बढ़ेगा। अगर इस तरफ बढ़ेगा तो अगेन ये कैनाल के स्पेस को नैरो कर देगा, स्टेनोसिस डेवलप कर देगा। तो ये 5 कॉजेज है, लिगामेंटम फ्लेवम थिकनिंग, लिस्थेसिस, फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी, एक्यूट स्लिप डिस्क एंड आर्थराइटिस वाले चेंजेस। इन सब रीजन की वजह से आपका स्टेनोसिस हो सकता है। अब स्टेनोसिस हो गया आपका, कैनाल का नैरोइंग हो गया, दो तरह से हो सकता है। अगर यहाँ साइड से नैरो हुआ है तो फैसेट जॉइंट ये वाला हो जाएगा आपका, और सेंटर कैनाल का हुआ है तो लिस्थेसिस। अब डायग्नोस कैसे करेंगे, स्टेनोसिस को डायग्नोस करने का दो क्राइटेरिया है, एक तो एमआरआई, दूसरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ऐसा हो सकता है कि आपकी एमआरआई रिपोर्ट के अंदर कैनाल का नैरोइंग आ रहा है, स्टेनोसिस आ रहा है, लेकिन आपको क्लिनिकली सिम्टम नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि क्लिनिकली आपके सिम्टम स्टेनोसिस वाले हैं लेकिन आपकी एमआरआई रिपोर्ट में नहीं आया। ये बिल्कुल पॉसिबल है, इसीलिए हमेशा आपकी एमआरआई रिपोर्ट की जो भी फाइंडिंग है उसका क्लिनिकल कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमआरआई रिपोर्ट में कैसे डायग्नोसिस होगा, अगर मैं ये बात करूँ, ये आपका वर्टिब्रल बॉडी है, इसके अंदर ये आपका डिस्क है, ठीक है, ये आपका फ्रंट है, ये आपका बैक है, ये आपका सेंटर कैनाल है जहाँ से आपका स्पाइनल कोड पास हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका एपी डायमीटर, इसको बोलते हैं आपका एपी डायमीटर। जो आपका एपी डायमीटर होता है, अगर इस डायमीटर यूजुअली 15 से 27 होता है, जो आपका सेंट्रल कैनाल है वो कितना होता है, 15 से 27 mm का उसका डायमीटर होता है। एपी डायमीटर मतलब ये वाला डायमीटर, फ्रंट से बैक, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। ये डायमीटर 15 से 27 mm होता है यूजुअली, लेकिन अगर ये 10 mm से रिड्यूस होना शुरू हो जाए तो वो स्पाइनल स्टीनोसिस कंसिडर होता है। आपका कैनाल 15 से 27 है, वो रिड्यूस होके 11, 10, 9, 8 आ रहा है, 10 से कम हो गया है, 10 mm से कम है आपका एपी डायमीटर, तो उसको बोलते हैं स्पाइनल स्टीनोसिस, जो कि एमआरआई के थ्रू डायग्नोस हुआ। अब यहाँ आपके रिपोर्ट्स में आ गया कि आपके डायमीटर 10 से कम है, लेकिन क्लिनिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं,
वो 5 पॉइंट्स अगर आपके एग्जामिन किए जाएं और वो उनका आंसर यस है, तो समझिए आपको स्पाइनल स्टिनोसिस है। सबसे इम्पोर्टेंट, एरिया ऑफ पेन। अगर मैं स्टिनोसिस के पेशेंट की बात करूं तो हमें एग्जामिनेशन में ये देखना चाहिए कि पेन लोकलाइज है या लेग पेन ज़्यादा है। अगर आपके लेग्स में भी पेन है, सेंटर लोअर बैक में भी पेन है, तो वो स्टिनोसिस है। लेकिन आपका ऐसा लिस्थेसिस में भी हो सकता है और शियाटिका में भी हो सकता है। बट स्लिप डिस्क, शियाटिका, लिस्थेसिस में मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिलेटरल पेन होता है। स्टिनोसिस के अंदर बाइलेटरल पेन होता है, दोनों लेग्स में पेन आएगा और इक्वल पेन आएगा। एक लेग में ज़्यादा, एक में कम नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों लेग में पेन होता है, इक्वल पेन होता है। और आपके लोअर बैक पेन से ज़्यादा लेग्स में पेन होता है। दूसरे केसेस में आपका बैक पेन ज़्यादा होता है, लेग्स में कम होता है। स्टिनोसिस के अंदर आपका लेग पेन इज मोर देन योर लोअर बैक पेन। तो ये फर्स्ट एरिया ऑफ पेन है। अगर हम देखें तो बैक और लेग्स का पेन हमें एग्जामिन करना चाहिए, बाइलेटरल है या यूनिलेटरल पेन है, दोनों लेग्स में है या एक लेग में है, दोनों में से ज़्यादा किस तरफ है। और आपको काफ में हैवीनेस मिलती है। जब भी पेशेंट खड़ा होके चलने की कोशिश करता है तो वो कंप्लेन करता है कि सिटिंग कंफर्टेबल है मेरे लिए, लेकिन जैसे मैं खड़े होके चलने की कोशिश करता हूँ मुझे सीवियर लेग्स में पेन होता है, मेरे दोनों काफ हैवी हो जाते हैं, नमनेस आती है। नमनेस नहीं भी आ रही है तो काफ हैवीनेस का वो कंप्लेन मोस्ट ऑफ द टाइम करता है जब भी पेशेंट स्टार्ट करता है वॉक करना और खड़े रहना। तो काफ हैवीनेस या नमनेस हो सकता है, बैक पेन, लेग पेन होगा, लेग पेन ज़्यादा होगा। तो दिस इज एरिया ऑफ पेन। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ तो एक्यूट या क्रोनिक हो सकता है। अगर स्पाइनल स्टिनोसिस एक्यूट है, अभी रिसेंटली आपका पेन स्टार्ट हुआ है, तो एक्यूट स्लिप डिस्क की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो सकता है। या तो कोई ट्रॉमा हुआ है, या कोई ट्यूमर वहाँ डेवलप हुआ है, या तो वहाँ पर एक्यूट स्लिप डिस्क है, सडनली कोई जर्क लगा, फोर्सफुली आपने कुछ लिफ्ट किया, आपका डिस्क एकदम बाहर आया, तो एक्यूट स्लिप डिस्क की वजह से भी हो सकता है। और क्रोनिक होगा मतलब आपका बहुत टाइम से पेन है, लेग्स में रहता है, तो वो ज़्यादातर आपका डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से होगा। एक्यूट स्लिप डिस्क की वजह से एक्यूट स्टेनोसिस होता है। और आपका क्रोनिक पेन होगा तो ज़्यादातर टाइम पर वो डिजेनरेटिव चेंजेस और आर्थराइटिक के चेंजेस या फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी की वजह से होता है। ड्यूरेशन और एरिया ऑफ पेन के बाद में थर्ड अगर मैं बात करूं, एग्रीवेटिंग फैक्टर। ये देखना बहुत ज़रूरी जब भी आप किसी पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं या आप खुद को एग्जामिन कर रहे हैं, कंसिडर करते हुए ये पॉइंट्स कि मुझे ये सिम्टम है क्या, तो एग्रीवेटिंग फैक्टर का ध्यान रखना ज़रूरी है। कौन कौन से पोस्चर में मुझे पेन आता है। स्लिप डिस्क, शाटिका के जो पेन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को सिटिंग ज़्यादा पेनफुल होता है, उसका स्टैंडिंग और वॉकिंग कंफर्टेबल होता है। जब मैं स्टिनोसिस की बात करूँ तो स्टिनोसिस के पेशेंट के लिए वॉक करना और खड़े रहना ज़्यादा पेनफुल होता है रादर देन सिटिंग। पेशेंट को जैसे ही आप बोलोगे खड़े रहो तो वो फटाफट से या तो आगे झुक कर अपने लेग्स को होल्ड कर लेगा, थोड़ा सा लीन होके वो खड़ा रहेगा, या फिर वो चलने के लिए आप बोलोगे तो आगे थोड़ा सा झुक के पेशेंट चलेगा। एकदम स्टैंड होके एकदम अपना पोस्चर मेंटेन करते हुए पेशेंट के लिए चलना डिफिकल्ट हो जाएगा, पेनफुल हो जाएगा। पेशेंट विल प्रेफर सिटिंग और बेंडिंग फॉरवर्ड। पेशेंट को चलने के लिए आगे थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। तो ये हो सकता है एग्रीवेटिंग फैक्टर में। सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, अगर आप तीनों एग्जामिन करोगे तो पेशेंट के लिए स्टैंडिंग वॉकिंग इज मोर पेनफुल देन सिटिंग, और डिस्क के पेशेंट में सिटिंग इज मोर पेनफुल देन स्टैंडिंग और वॉकिंग। फोर आता है मूवमेंट टेस्ट। अगर आप पेशेंट के मूवमेंट एग्जामिनेशन करोगे तो अगर आप पेशेंट को बोलोगे एक्सटेंशन मतलब बेंडिंग बैकवर्ड, आप पेशेंट को बोलोगे कि आप थोड़ा सा अपने लोअर बैक पे हाथ रखो और पीछे की तरफ जाओ, बैकवर्ड बेंडिंग यानी कि स्पाइनल एक्सटेंशन इज पेनफुल फॉर द स्टेनोटिक पेशेंट्स। और अगर आप आगे झुकने के लिए बोलोगे, फॉरवर्ड फ्लेक्शन करने के लिए बोलोगे, तो पेशेंट को इजी लगता है, उसके सिम्टम्स कभी कभी रिलीव हो जाते हैं, पेशेंट को लगता है जो मेरा पेन था थोड़ा सा ईज हो गया, मुझे ईजी लग रहा है। तो एक्सटेंशन इज ऑलवेज पेनफुल, रिफ्लेक्शन इज कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट। उसके बाद में आता है SLR, स्ट्रेट लेग रेस्ट। अगर हम पेशेंट को सीधा लिटाकर पैसिवली उसके एक लेग को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, जिसे SLR
टेस्ट भी बोलते हैं। अगर हम एसएलआर की बात करें तो एसएलआर अगर 50-60 डिग्री आपने पैर को सीधा उठाया, पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, आपने एक पैर को सीधा ऊपर उठाया पैसिवली, तो 50-60 डिग्री पर अगर पेन आ रहा है तो वो इट कुड बी बिकॉज ऑफ एक्यूट स्लिप डिस्क। लेकिन अगर पेशेंट का एसएलआर नेगेटिव है, आपने पूरा ऊपर उठा लिया, पेशेंट को कोई पेन नहीं आ रहा है, बल्कि पेशेंट को रिलीफ लग रहा है, रिलीफ नहीं भी हो रहा तो एटलीस्ट पेन नहीं बढ़ रहा। एसएलआर पॉजिटिव होता है मोस्ट ऑफ द टाइम स्लीप डिस्क के पेशेंट्स के अंदर, sciatica के अंदर। एसएलआर नेगेटिव होता है, बल्कि पेशेंट को अच्छा लगता है जब आप उसके लेग को बेंड करते हैं, एसएलआर करते हैं, तो वो स्टेनोसिस के अंदर मिलता है। तो एसएलआर इज नेगेटिव और पॉजिटिव वो एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। क्रॉस एसएलआर भी चेक करना ज़रूरी है। मेरे राइट लेग में पेन है तो मुझे लेफ्ट भी चेक करना ज़रूरी है कि दोनों लेग पेनफुल है, कि एसएलआर दोनों में नेगेटिव है। कभी कभी होता है मेरा राइट लेग में पेन है, लेकिन मेरा लेफ्ट साइड का जब मैं एसएलआर कर रही हूँ तो वो पॉजिटिव है, और सेम जो पेनफुल साइड है उसका नेगेटिव है। तो दोनों साइड का एसएलआर एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है किसी भी तरह का बैक पेन पेशेंट हो, whether it is listhesis, slip disc, sciatica और stenosis। सबसे इम्पॉर्टेंट, अवॉइड एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस। जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है, लोअर बैक पेन है, पैरों में दर्द है, हम सबसे पहले जंप करते हैं, मैकेंजी एक्सटेंशन करो, बैकवर्ड बेंडिंग करो, भुजंगासन करो। नहीं करना चाहिए। रीज़न क्या है? जब आप स्पाइन को, दिस इज बैक, दिस इज फ्रंट, अगर मैं स्पाइन को आगे की तरफ झुकाती हूँ तो दिस इज फ्लेक्शन। जब मैं आगे की तरफ झुकाऊंगी तो ये जो कैनाल है इसका ओपनिंग होगा, जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा। तो जब मैं फ्लेक्शन करूंगी तो स्टेनोसिस के पेशेंट्स को अच्छा फील होगा, उसका पेन रिलीव हो जाएगा। लेकिन जब मैं बैकवर्ड बेंडिंग करती हूँ, एक्सटेंशन मतलब मैं अपने बैक को पीछे की तरफ ले रही हूँ, अगर मैं पीछे की तरफ जाने वाली कोई भी एक्सरसाइज कर रही हूँ खड़े होके या उल्टा लेट के, उस केस में क्या होता है, जैसे ही आपका स्पाइन ये पीछे की तरफ जाएगा, यहाँ से पीछे जाएगा, क्या होगा, केनाल का और नैरोइंग हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैक पेन का रूट कॉज आइडेंटिफाई करो, उसके बाद एक्सरसाइजेस प्लान करो, ट्रीटमेंट प्लान करो। अगर पेशेंट स्टेनोसिस की वजह से बैक पेन में है, अननेसेसरी आप उसका बैकवर्ड बेंडिंग करा रहे हो, एक्सटेंशन करा रहे हो, उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही स्पाइन का इस तरफ से आपने बैकवर्ड बेंडिंग की तो ये केनाल का और नैरोइंग हो जाएगा, आपके फैसेट जॉइंट और कॉम्प्रेस हो जाएंगे, आपका लिगामेंट है जो भी सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर से पीछे की तरफ वो और कॉम्प्रेशन होगा, इस केनाल का नैरोइंग होगा, जो आपके फोरामिनाज है उनका भी नैरोइंग होगा, और जो सेंट्रल केनाल है उसका भी नैरोइंग होगा। तो अननेसेसरी एक्सटेंशंस नहीं कराने until unless you have not identified the root cause or you have not make your right diagnosis। so first try to diagnose your patient। तो जब भी स्टेनोसिस का पेशेंट होगा, 5 पॉइंट याद रखिए, एरिया ऑफ पेन क्या है, ड्यूरेशन क्या है, लेग्स पेन आपका बैक से ज़्यादा तो नहीं है, पेशेंट का किस पोस्चर में सबसे ज़्यादा पेन आता है, और एसएलआर एग्जामिनेशन, मूवमेंट टेस्ट एग्जामिनेशन, ये सब एमआरआई रिपोर्ट के साथ में आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन कोरिलेशन करना बहुत ज़रूरी है। एंड वंस यू डायग्नोज प्रॉपरली देन यू मेक प्रॉपर एक्सरसाइजेस प्लान। तो स्टेनोसिस के पेशेंट के अंदर फ्लेक्शन रिजीम बहुत हेल्पफुल होता है, एक्सटेंशन अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फ्लेक्शन का मतलब आगे होके झुकना नहीं है कि आप सीधे खड़े होके झुकना शुरू कर दें। प्रॉपर सीधा लेट के कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगी। स्टेनोसिस का फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या होता है, आप विदाउट सर्जरी विदाउट मेडिसिन कैसे स्टेनोसिस के सिम्टम्स में हेल्प कर सकते हैं खुद को, वो एक्सरसाइजेज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।